हाँ, तो अब क्लास 11 के बच्चों और अन्य जगहों पे भी जरूरत पड़ती है, जैसे कि आप यूपीएससी का पेपर दो, अन्य चीज़ों का पेपर दो, तो उसमें भी आपको ये बहुत ज़रूरी होगा 73 अमेंडमेंट को, यानी कि 73वां संशोधन को पढ़ने की। तो आइए हम देखते हैं 1989 में केंद्र सरकार ने दो संशोधन की बात की। पहला था 73, उसके बाद हम 74 संशोधन को पढ़ेंगे, और ये बात सरकार ने रखी और 1992 में 73 और 74 संशोधन किया गया, जिसमें से अभी हम 73 को पढ़ रहे हैं। 73 संशोधन स्थानीय शासन से जुड़ा हुआ था, जिसमें गांवों में स्थानीय सरकार यानी कि सरपंच मुखिया की व्यवस्था की जाएगी, जो गांव के सभी तरह के विकास कार्य को देखेंगे और किस तरह के विकास कार्य की जरूरत है उन कार्यों को सरकार तक पहुंचाएंगे भी। ये इनकी दायित्व था, जिम्मेदारी थी, इसलिए इसका संशोधन किया गया। और फिर 1993 में ये 73 संशोधन लागू कर दिया गया, यानी कि 1992 में इसका संशोधन हुआ और 1993 में लागू किया गया। 1989 में सोचा गया था। 73 संशोधन में क्या हुआ था? तो 73 संशोधन में त्रिस्तरीय बनावट की गई। स्थानीय सरकार में भी 3 स्तर की चीजों को रखी गई। सबसे पहले सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय के रूप में तैयार किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत के दायरे में एक या एक से ज्यादा गांव आ सकते हैं। मध्यवर्ती यानी कि दूसरे स्तर में रखा गया कि उसका दूसरा स्तर होगा मंडल, और जिसे खंड या ब्लॉक भी कहा जाएगा या फिर तालुका भी कहा जाएगा। इसके अलावा मंडल या तालुका दूसरा होगा, और तीसरे स्तर पर में रखा गया कि आपको जिला होगा, यानी कि एसडीएम का और वीडीओ का ऑफिस होगा, जहां से 3 स्तर को चुने जाएंगे। तो आप लोग समझ गए 73वें संशोधन में क्या लागू किया गया। 73वें संशोधन में लागू किया गया स्थानीय शासन, पंचायती राज व्यवस्था को, जिसको 3 स्तर में बांटा गया। पहला स्तर क्या था कि जिसमें एक गांव या उससे अधिक गांव होगा, जिसे एक पंचायत माना जाएगा। मध्यवर्ती यानी कि तीसरे स्तर पर लाया गया कि मंडल होगा, खंड होगा या तालुका भी होगा। छोटे गांव के लिए तालुका, मंडल, खंड बनाने की जरूरत नहीं है। और तीसरे स्तर पर रखा गया जो कि एसडीएम यानी कि कलेक्टर का ऑफिस होगा, जहां से विकास के नीति अपनाए जाएंगे। अब प्रश्न उठता है कि अब इसमें जो मुखिया या सरपंच जो चुने जाएंगे ग्राम पंचायत में, वो कैसे? तो उसके लिए इलेक्शन रखा गया कि जिस तरीके से राज्य सरकार, केंद्र सरकार इत्यादि का चुनाव होता है, वैसे ही इनका चुनाव भी होगा। ये चीजें रखी गई। चुनाव, अब चुनाव में सीधे तौर पर में ये रखा गया कि जो तालुका, खंड, प्रखंड, ब्लॉक, ये सब में जो ऑफिसर होंगे वो चुनाव करके नहीं आएंगे, वो बीपीएससी यूपीएससी जैसे पेपर पास करेंगे, या फिर और एसडीएम और कलेक्टर जो होंगे वो तो आएंगे ही बीपीएससी यूपीएससी से। लेकिन मुखिया, सरपंच या अन्य समिति के जो अध्यक्ष होंगे उनका चुनाव करवाया जाएगा। चुनाव हर 5 साल पर करवाया जाएगा, और निर्वाचित सदस्यों को मुखिया या सरपंच सरकारी गणना यानी कि चुनावी दफ्तर में गणना करने के बाद शुरू किया जाएगा। इसके साथ साथ देखा गया कि हम पंचायती राज को शुरू तो कर रहे हैं, स्थानीय शासन को शुरू तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर में बहुत सारे लोग हैं जो निम्न हैं, दलित हैं। तो दलित लोग और उच्च जाति के लोग दोनों में फर्क है। उच्च जाति के लोग दिमाग से काफी आगे हो चुके हैं, निम्न और दलित जाति के लोग पिछड़े हुए हैं, दिमागी रूप से और आर्थिक रूप से भी। ऐसे में अगर उच्च जाति इलेक्शन में खड़े होते हैं तो वो अपनी दिमागी बुद्धि से, और उनके पास धन भी है, आर्थिक स्थिति भी मजबूत है, ऐसे में तो वही जीतते रह जाएंगे। इसीलिए निम्न जाति को तो मौका ही नहीं मिलेगा जीतने का।
इसीलिए स्थानीय शासन में भी आरक्षण सीट शुरू किया गया कि सीटें निम्न जाति या दलित या पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित सीट घोषित कर दिया जाए। वो अलग अलग क्षेत्र होगा जहां पर देखा जाएगा कि निम्न जाति या दलित पिछड़े वर्ग के लोग ज्यादा हैं, तो वहां पर कोई भी अग्री जाति के या फिर उच्च जाति के लोग वहां पर में इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं बन सकते। ऐसी व्यवस्था की गई और ये बहुत ही अच्छा था। ऐसे में अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों को अलग किया गया और उन्हें उस क्षेत्र को, उन सीट को आरक्षित और अनारक्षित सीट के रूप में नामांकित किया गया। अब SC/ST लोग अपने आरक्षित और आरक्षित सीट पर में अनुसूचित जाति के लोग और अनुसूचित जनजाति के लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर सकते थे। वहां बड़ी जाति का कोई भी उम्मीदवार उनको टक्कर देने के लिए नहीं आ सकते थे। इसके अलावा अब यह दिया गया कि जब हम स्थानीय शासन शुरू किए हैं तो उसमें से कुछ तो देना पड़ेगा ना इनको। मतलब आप जानते हो, राज्य सूची होता है, संघ सूची होता है, समवर्ती सूची होता है। तो संघ सूची जो है केंद्र सरकार चलाती है, राज्य सूची के कानून राज्य सरकार चलाते हैं, समवर्ती सूची के कानून राज्य सरकार और संघ सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं, यानी कि केंद्र सरकार दोनों मिलकर चलाते हैं। लेकिन जब स्थानीय सरकार आपने शुरू की हो तो उसको भी तो कुछ कानून देना पड़ेगा ना। तो कानून के रूप में 29 कानून ट्रांसफर करके, स्थानांतरण करके और स्थानीय सरकार को यानी कि पंचायती राज को दिया गया। इसके अलावा अब ये देखा गया कि जब चुनाव होगा पंचायती राज का तो उसकी देखरेख कौन करेगा, कौन है जो उसकी देखरेख करेगा। तो उसकी देखरेख करने के लिए जो राज्य चुनाव आयुक्त है उसको ये काम सौंपा गया कि राज्य चुनाव आयुक्त ही स्थानीय सरकार की चुनाव करवाएंगे। सारे 18 साल के व्यक्ति के ऊपर को नॉमिनेट करके एक लिस्ट बनाएंगे जिसको हम कहेंगे वोटर लिस्ट बना करके चुनाव कैसे करवाया जाए वो सारा का सारा राज्य चुनाव आयुक्त देखेंगे। उनके पदाधिकारी, उनके ऑफिसर और अधिकारी लोग इस सारी बातों को तय करेंगे कि चुनाव कैसे होगा। 1996 से अब चुनाव हमारे देश में बराबर पंचायती राज के लिए हो रहा है। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग, अब ये प्रश्न उठा कि स्थानीय सरकार तो हमने बना दिया है, लेकिन स्थानीय सरकार में को भी तो पैसा चाहिए, तो वित्त इनको कहां से आएगा। तो प्रदेश की सरकार को ये जिम्मेदारी दी गई कि 5 वर्ष के अंदर एक पंचायती राज में जो खर्चा होगा वो राज्य सरकार पूरा करेंगे और इसके अलावा 5 साल के अंदर गांव का, पंचायत का खर्चा जो होगा वो खर्चा मुखिया, सरपंच तय करेंगे और उस खर्चे को वो कलेक्टर के ऑफिस में पहुंचा देंगे और यानी कि नीति और योजना बनाएंगे सरपंच और मुखिया। उस योजना को पहुंचाएंगे कलेक्टर के ऑफिस में। कलेक्टर वहां से राज्य सरकार से बात करेंगे और फिर उस ग्राम पंचायत या गांव के लिए विकास के लिए कितने खर्चे की जरूरत होगी उस वित्त की, उन रुपए पैसों की व्यवस्था राज्य सरकार करेंगी और फिर SDM साहब उसको पास करेंगे। फिर वो खर्चा जब पास हो जाएगा, जब रुपए पैसे का योजना को पास कर दिया जाएगा, वो पैसा फिर मुखिया और सरपंच के पास आएगा। उस पैसों से मुखिया सरपंच या तो खुद काम करवा ले या फिर कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदार को दे और वो काम करवा ले, ये भी है। तो ये था आपका 73 संशोधन यानी कि 73वां संशोधन, जिसमें स्थानीय सरकार की व्यवस्था की गई और उसमें त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था की गई। अब